स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, दिखाते हैं आपको कि नंबर्स केरल में बढ़े हैं। केरल के नंबर डिक्लाइन दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में ये बढ़े हैं और इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस पर भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग कर काम कर रही है। हम आपको दोनों वेव्स के बीच का कंपैरिजन भी आज दिखाना चाहते थे। ये एज वाइज कंपैरिजन है केसेस का, 2020 की वेव में जो रिपोर्ट हुए और 2022 की वेव में जो रिपोर्ट हुए, ये प्रतिशत में है। अगर आप 10 वर्ष से कम आयु के लोगों का कंपैरिजन करें, नीला रंग का जो बार है वो दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो नई वेव हम देख रहे हैं उसमें 2.97% ऐसे केसेस हैं जो 10 बरस से कम के हैं। पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से 30 बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा 21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं, 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है। इस वर्ष ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, ये भी प्रतिशत में कंपैरिजन है। पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर बिटवीन 20 to 30 years of age, whereas in the present wave it is 1.72. So there is not too much of a difference. If we look at the age group 30 to 40, then it is 5.27% and 5.39%. Again, almost the same. If we look at age group 40 to 50, then in last year it was 11.98 and this year it is 10.82, almost 1% difference. If you look at age group 50 to 60, then last year it was 23.29, this year it is 21.23. 60 to 70 is almost the same. However, 70 to 80, this year the death percentage is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82. अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ। वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में, उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे। 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2105 बेड बढ़ा दिए गए, 1875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है,
एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें हैं, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें हैं, सफदरजंग अस्पताल में हैं, आरएमएल अस्पताल में हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ हैं, ईएसआई का ओखला में अस्पताल है उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज लगाई हैं, इनमें 800 बेड्स हैं, इनमें से कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन में भी 25 कोचेज लगाई हैं, उनमें 400 बेड्स की प्रावधान किया गया है। इस प्रकार रेलवे ने शकूर बस्ती और आनंद विहार में कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है। इनका उपयोग आइसोलेशन बेड्स के रूप में या ऑक्सीजन बेड्स के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने धौला कुआं में फील्ड अस्पताल को पुनः चालू किया है, जिसमें 2 दिन पहले 250 बेड ऑपरेशनलाइज किए गए थे और 250 बेड कल सुबह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो 1200 बेड रेलवे द्वारा और 500 बेड डीआरडीओ द्वारा भी इस जानकारी में जुड़ जाएंगे जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने प्रयासों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में बेड्स बढ़ाए हैं। अपने अस्पतालों में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं। अस्पतालों का उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बढ़ाए हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ होटलों की टैगिंग करके भी बढ़ाए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सरकार के प्रयास और भारत सरकार के प्रयासों से हम हर दिन दिल्ली में उपलब्ध बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनको बढ़ाएंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 13 करोड़ 1 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े तो हमने आपके साथ साझा किए हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 87% of all healthcare workers in the country have received the first dose of vaccine. 80% of healthcare workers have received the second dose of vaccine. तो ये एक संतोष की फिगर है, यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। अब अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें, उनके आंकड़े भी हमने दिए हैं। देश भर में 79% जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहला डोज एडमिनिस्टर हो गया है। 79% ऑफ frontline workers in the entire country have been administered the first dose of COVID vaccine, and this has been made possible because of the joint and collaborative efforts of the state governments and the union government. लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करने वाले भी 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हैं 60 बरस से ऊपर के लोगों को जो पहला डोज दिया गया है। इसका नेशनल एवरेज इज 26.16%, लेकिन 40% से लेकर 76% तक भी 60 बरस से ऊपर के लोगों को पहला डोज 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको आज देना चाहते थे, क्योंकि इसके बारे में आप में से अनेक मित्रों ने पूछा था और जगह जगह मीडिया फोरम्स में इस पर विमर्श भी होते हैं। ऐसे मामले जहां लोगों को पहली डोज वैक्सीन की दी गई या दूसरी डोज भी दी गई और वो पहली डोज के बाद पॉजिटिव हो गए या दूसरी डोज के बाद संक्रमित हो गए, ऐसे कितने मामले हैं और क्या वो चिंता की स्थिति है कि नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा DGICMR और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च से कि इसकी जानकारी आपके साथ साझा करें।